अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि मैं आपको पहले वो वाले टॉपिक कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर के लिहाज से, फिर हम लेस इंपॉर्टेंट की तरफ आएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है इलनेस का, ठीक है, ग्रुप ऑफ इलनेस है। और ये मेनली इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही होती हैं, तो इसमें जो है ना वो परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ रही होती हैं, कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ रही होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ या बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी आ रही होती हैं। तो परसेप्चुअल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, ये 3 तरह की डिस्टर्बेंसेस आ रही होती हैं और ग्रुप ऑफ इलनेस है, तो उसको हमने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया है। अब इसकी एटियोलॉजी का मतलब ये होता है ना कि कॉज क्या है, ठीक है। तो एटियोलॉजी इसकी जो है वो कंफर्म तो नहीं है अभी, लेकिन ये कहा जाता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि डेवलपमेंट जब होती है ब्रेन की, उस दौरान कोई मसला होता है, तो उस मसले की वजह से फिर ब्रेन क्योंकि सही से डेवलप नहीं हो पाता, फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अब इसका अगर देखा जाए जेनेटिक एटियोलॉजी देखी जाए कि इसका जो कितने जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या कितने जीन्स की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, तो जेनेटिक एटियोलॉजी पॉलीजीनिक है, ठीक है। डिफरेंट जीन्स होते हैं, मैनी नंबर होते हैं। उसके बाद अगर हेरिटेबल देखा जाए कि कितने परसेंट इसके चांसेस होते हैं जनरेशन्स में रन करने के, फैमिलीज में रन करने के, तो 60%, ठीक है। और इसको आपने 6 से याद कर लेना है कि 6 वर्ड ऐसे लगते हैं ना जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को 6 से शुरू होता है, तो 60% इसके जो है ना वो हेरिटेबल होते हैं। MCQ आ सकता है ये। उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जब न्यूरो इमेजिंग की गई ना, मतलब ब्रेन को देखा गया, न्यूरो इमेजिंग की गई या हिस्टोलॉजिकल स्टडी की गई, तो तब पता चला कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें भी ऑल्ट्रेशंस देखी गई, ठीक है। उसमें चेंजेस आए हुए थे उसके स्ट्रक्चर में। और जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के, उनका भी साइज़ इंक्रीज़ हो चुका था, वो भी इनलार्ज थे। इसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस था उसमें भी, उसके भी स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम थी या चेंजेस थे। तो इन सारी फाइंडिंग से पता चला कि जब ब्रेन इमेजिंग की, न्यूरो इमेजिंग की, तो इन सारी फाइंडिंग से पता चला कि वाकई में ये कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया हुआ है ब्रेन के, यानी डेवलपमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। लेकिन अभी तक स्टिल जो है वो एक हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस ये कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में एक्चुअली में ये होता है कि डोपामिन की एक्सेस हो जाती है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस भी अभी तक माना जाता है कि डोपामिन की एक्सेस हो जाती है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ये जो डोपामिन की एक्सेस वाला हाइपोथेसिस है, सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को एक्सप्लेन करता है। अब पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, ये हम एटियोलॉजी के बाद डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट एटियोलॉजी में वो बताता है, वो कहता है कि ये भी कहा गया है कि असल में स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि इंटरेक्शन हो जाता है जेनिक यानी सीरोटोनिन वाले जो पाथवे हैं और जो डोपामिन वाले पाथवे हैं, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो ये एटियोलॉजी के सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये कहा गया कि डेवलपमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। 60% ये हेरिटेबल होता है। न्यूरो इमेजिंग की गई तो प्री फ्रंटल में भी ऑल्ट्रेशंस थी, लेटरल वेंट्रिकल इंलार्ज थे, हिप्पोकैम्पस में भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आए। और उसके बाद डोपामिन वाला हाइपोथेसिस बता देना है कि डोपामिन एक्सेस में हो जाता है, असल में ये भी हाइपोथेसिस है। और ये भी कहा जाता है कि सेरोटोजेनिक और डोपामिनर्जिक जो सिस्टम्स हैं, ये जो पाथवेज हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। लेकिन ये सारे अभी तक हाइपोथेसिस ही हैं, कंफर्म अभी तक कॉज अभी तक पता नहीं चल सका। अब हम देखते हैं जिसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब एटियोलॉजी तो हमने बात कर ली कि ये वजह हो सकती है या ये वजह हो सकती है। अब हमने देखने हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी हमें क्या सिम्टम्स और साइंस मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं ना, उसकी जो पीक एज है वो अर्ली 20s होती हैं। अर्ली 20s में इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं नजर आना, ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको हमने फर्स्ट रैंक सिम्टम कहा है। अब फर्स्ट रैंक सिम्टम का मतलब ये है कि अगर ये सिम्टम प्रेजेंट होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो। हम डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का दे देते हैं अगर ये वाले सिम्टम्स प्रेजेंट हो। अब वो वाले फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हमारे पास क्या है, एक तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, अब ये चीज़ें क्या हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन वगैरह, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा, अभी आप सबको पता ही होगा। तो आपने याद रखना है कि विजुअल हेलुसिनेशन नहीं होती, इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। उसके अलावा जो थाउट है, मतलब जो सोचें हैं, ये महसूस करता है पेशेंट की उसकी सोचों को या तो कोई और पढ़ सकता है, थाउट विदड्रॉल है, या ये भी महसूस करता है कि उसके ब्रेन में अपनी मर्जी की कोई सोचें डाल सकता है, इंसर्शन कर सकता है, थाउट विदड्रॉल और थाउट इंसर्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद डिलूजन्स, ठीक है,
ये सारे हैं जो आप समझ लें कि सिग्नेचर सिम्टम्स हैं या फर्स्ट रैंक के सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का ही बने, ठीक है। इसके अलावा एक और वो बता रहा है, वो कह रहा है कि फीलिंग्स जो हैं वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये भी एक फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है कि फीलिंग्स या थाउट्स जो हैं वो दूसरे लोग मेरी कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी सोचें विदड्रॉ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मेरे ब्रेन में खुद से सोचें डाल भी सकते हैं। इस तरह की जो है ना वो सिम्टम्स आ रही होती हैं। इनके अलावा ये तो सिम्टम्स आएंगी, मेजर सिम्टम्स हैं। इनके अलावा अदर सिम्टम्स में अगर हम देखें तो अदर सिम्टम्स में हमारे पास ये होता है कि दूसरी तरह के हेलुसिनेशन जैसे गस्टेटरी या विजुअल वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है मेनली इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन ही होते हैं। उसके अलावा ब्लंटिंग ऑफ मूड, ठीक है, ये वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अच्छा, अब हम वो इसका स्किज़ोफ्रेनिया का टॉपिक पढ़ने लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस। हमने ना स्किज़ोफ्रेनिया की 2 टाइप्स बना दी। हमने कहा एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 हमने कह दिया कि पॉजिटिव सिम्टम्स वाला होता है और टाइप 2 नेगेटिव सिम्टम्स वाला होता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये कि जो पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, याद रखना वो एक्यूट होता है, उसका ऑनसेट एक्यूट है। मतलब ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स है ना, पॉजिटिव में सिम्टम्स कौन कौन सी आती हैं, डिलूजन्स की सिम्टम आती हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस की सिम्टम आती हैं। ये जो सिम्टम्स हैं डिलूजन, हेलुसिनेशंस या थाउट्स विद्रोल वगैरह, ये सारी हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और इनका ऑनसेट एक्यूट होता है, बहुत अचानक से शुरू हो जाती हैं। और जो नेगेटिव होती है ना, इनका ऑनसेट जो होता है वो डिलेड होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये शो होती है नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। अब नेगेटिव सिम्टम्स होती कौन सी हैं? पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया कि सिम्टम्स कौन सी होती हैं, डिलूजन्स होती हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस होती हैं, ये वाली सिम्टम्स आती हैं मेनली, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होती हैं? नेगेटिव सिम्टम ये होती हैं कि इमोशन कोई नहीं होते, इमोशंस जो होते हैं वो लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होती, उस बंदे का कुछ करने का दिल नहीं करता, सोशल विदड्रॉल, ठीक है, वो लोगों से मिलता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, सही हो गया। तो सोशल विदड्रॉल है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, एपैथी है, ठीक है, और ये इस तरह के सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये नेगेटिव सिम्टम्स है, इसको नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना कि जो पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया है ना, इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मल था। जब जिस पेशेंट को पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया था उसका ब्रेन स्ट्रक्चर देखा था तो वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो नेगेटिव होता है इसमें ब्रेन के जो स्ट्रक्चर में थी वो एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जो पॉजिटिव होता है इसमें ना डोपामिनर्जिक असल में एक्सेस हो जाती है, डोपामिनर्जिक। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जो डोपामिनर्जिक वाला हाइपोथेसिस था वो मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स को एक्सप्लेन करता है, तो डोपामिनर्जिक एक्सेस हो जाती है। और जो नेगेटिव होता है इसमें डोपामिनर्जिक एक्सेस नहीं होती, इसमें क्या मसला होता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में मसला हुआ होता है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव वाला है ना वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करता है। अगर किसी पर्सन को पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया हम उसको एंटीसाइकोटिक्स दें ना तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस मिलती है। क्यों? क्योंकि एंटीसाइकोटिक जितनी भी मेडिसिन है ना वो डोपामीन के रिसेप्टर्स को ही तो ब्लॉक करती हैं। तो जब वो डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं तो ये सिम्टम्स आ ही क्यों नहीं थी, डोपामीन एक्सेस की वजह से, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स बड़ा पुअर मिलता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, नेगेटिव में, सही हो गया। अब हमने एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया देख लिया, एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया हमने डिटेल में देखा था। अब क्रोनिक की ज़रा बात कर लेते हैं। क्रोनिक में सारी वही बात है जो तकरीबन मैंने आपको बता दी कि क्रोनिक जो होता है ना वो असल में कौन सा होता है, नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया क्रोनिक होता है, इसमें वही चीज़ें कि एपैथी होती है, ठीक है, और लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, वही चीज़ें जो ऊपर हमने अभी बात की, ठीक है, सोशल विदड्रॉल होता है। लेकिन एक चीज़ आपने मेंशन यहाँ पर ज़रूर करनी है कि क्रोनिक इसको हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लेट सिम्टम्स शो होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक शो होती हैं, ठीक है, ज़्यादा देर तक शो होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता शो होती हैं, तो इसको हम इसीलिए क्रोनिक कहते हैं, सही हो गया। अब हमने एटियोलॉजी की बात कर ली, क्लिनिकल फीचर्स भी हमने डिटेल में देख ली। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, अगर कोई पेशेंट आता है और वो अपने सिम्टम्स बताता है तो कौन कौन से डिफरेंशियल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा भी तो कोई डिसऑर्डर्स होंगे ना जिनमें इसी तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो वो कौन से हैं वो हमने देखने हैं। अब सबसे पहला जो आता है उसमें वो आता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इनके सिर्फ आप नाम याद करेंगे डिफरेंशियल्स के कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर ना हो इस पेशेंट को, या इस पेशेंट को कोई मूड का डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि वो आपके पास आया और वो अपनी बता रहा है कि भाई सोशल विदड्रॉल है या लैक ऑफ मोटिवेशन है तो आप सीधा कह दो कि स्किज़ोफ्रेनिया है। ये भी तो हो सकता है उससे कोई मूड का डिसऑर्डर है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये भी एक डिफरेंशियल बन सकता है, इसको भी देखना है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है और कोई भी ब्रेन का एक्यूट या क्रोनिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 से 5 आपने इसके डिफरेंशियल याद कर लेने हैं कि इनमें से कोई भी साथ हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इसका ना मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट, अगर आप लोगों ने सीएनएस फार्मा पढ़ी है और आप लोगों ने सीएनएस फार्मा में एक चैप्टर है एंटीसाइकोटिक वाला, अगर आप लोगों ने वो किया हुआ है तो फिर तो मैनेजमेंट इसकी बहुत आसान है आपके लिए। अगर वो अभी तक नहीं किया तो थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग के लिए इसे आसान कर दूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब एंटीसाइकोटिक्स जो होती है ना, पहली चीज़ तो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एंटीसाइकोटिक्स है ना वो काम कैसे करती हैं। वो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, D1 को और D2 को, ठीक है, डोपामिन के रिसेप्टर्स को कर देती हैं ब्लॉक। उसके बाद ये याद रखना है कि जो जितनी भी एंटीसाइकोटिक है वो मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए ज़्यादा अच्छी हैं और पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में एज सच इनका कोई अच्छा रोल नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स को ये एज सच ट्रीट नहीं करती। क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स में क्या हो रहा था, मेनली नेगेटिव सिम्टम्स हमने देखा था कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में मसला आ रहा था, तो इसीलिए नेगेटिव सिम्टम्स में एज सच फ़ायदा नहीं होता इन ड्रग्स का, ठीक है, इन एंटीसाइकोटिक्स का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक जो है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। इनके आपने 3 मंथ्स तक लेना है। अगर दरमियान में डिसकंटिन्यू कर दें और छोड़ दें तो फिर क्या होता है कि रिलैप्स हो सकता है, ठीक है, दोबारा से वही पहले पॉइंट पर आप आ सकते हो, दोबारा से सारी सिम्टम्स वापस आ सकती हैं। सही हो गया। उसके बाद ये तो हमने देखा कि एंटीसाइकोटिक काम कैसे करती हैं और उनका मेनली जो है वो अच्छी हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए। लेकिन इनके ना कुछ, अब हर ड्रग के हमने फार्मा में भी देखा था साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इनके ना एक्स्ट्रा पैरामिडल इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल, अब एक्स्ट्रा पैरामिडल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पैरामिडल इफ़ेक्ट्स के नाम से ही पता चला है कि मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, मोटर एक्टिविटी को कुछ ये ख़राब कर देंगी, कुछ खराबियाँ पैदा कर देंगी। अब मोटर एक्टिविटी में क्या खराबियाँ पैदा करती हैं ये ना, अच्छा एक चीज़ पहले मैं और बता दूं कि एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स भी इनके आते हैं और कुछ जो एंटीसाइकोटिक होती हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती हैं, कुछ जो होती हैं वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती हैं। तो इस तरह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अब एक्स्ट्रा पैरामिडल पहले देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स इनके क्या आएंगे। ये जो है करा देती हैं जी एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, एक्यूट डिस्टोनिया करा दिया। उसके अलावा ये टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया तो सीएनएस फार्मा का इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एंटीसाइकोटिक वाले का, तो आपने वहाँ पे पढ़ना है इसे डिटेल में। उसके बाद पार्किंसनिज्म ये करा सकती हैं, ठीक है, ये सारे ब्रेन रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा ये एकाथीजिया करा सकती हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स हमने देख लिए जो एंटीसाइकोटिक कराती हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल के अलावा ये एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करी थी, तो एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से ये हाइपोटेंशन करा सकती हैं, ठीक है, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या वैसे हाइपोटेंशन ये करा सकती हैं। उसके अलावा ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करी थी, तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से जितने भी एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट्स हम एट्रोपिन वगैरह में पढ़ते हैं कि ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ हो जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उसकी जीआईटी की मूवमेंट के लिए भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो जब पैरासिम्पैथेटिक